नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके खुद के YouTube चैनल सीपी सिंह ऑफिशियल दी एग्री मास्टर पर। मेरा नाम चंद्र प्रकाश कुशवाहा है और आज मैं उपस्थित हूं एक बार फिर से आपके समक्ष। आज हम बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड क्लास 10 एग्रीकल्चर के अध्याय 3 के बचे हुए आधे भाग के बारे में। इसका आधा भाग हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, जहां हमने उर्वरकों के बारे में पढ़ा था कि अजैव उर्वरक क्या होते हैं और उनका क्लासिफिकेशन कैसे किया, उनका महत्व क्या था और जो भी उर्वरक हमारे सिलेबस में थे उनके बारे में हमने वहां पे अध्ययन किया, जैसे यूरिया, डीएपी जितने भी थे वहां पे कैल्शियम वगैरह उनका अध्ययन किया है। अब यहाँ बात करेंगे उर्वरक जो हमने अध्ययन किए हैं उनका यूज किस प्रकार से हम उसका प्रयोग करेंगे, प्रयोग की विधियां कौन कौन सी हैं, उर्वरक मिश्रण क्या होता है, विभिन्न फसलों के लिए उर्वरकों की आवश्यकता कितनी कितनी होती है, उर्वरक मिश्रण बनाने के लिए जो भी परिकलन यहाँ पर है, हाइपोथेसिस, जो भी हाइपोथेसिस है उसे देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। हाँ, स्टार्ट करने से पहले आपसे एक विनम्र अनुरोध है कि यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो को अपने मित्रों के साथ साझा कर दीजिए, जिससे वह भी इस लेक्चर को देख करके अपनी जो भी ज्ञान है उसे पराकाष्ठा तक पहुंचा सके और बेहतर कर सके अपने आप को। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो चलिए दोस्तों, उर्वरकों के प्रयोग की विधियां यानी कि मेथड्स ऑफ फर्टिलाइजर एप्लीकेशन जितने भी हैं उनके बारे में यहाँ अध्ययन कर लेते हैं। और हाँ, ये जो है मेथड्स ऑफ फर्टिलाइजर एप्लीकेशन यानी कि उर्वरकों के प्रयोग की विधि फसल, मृदा, उर्वरकों के प्रकार पर निर्भर करती है। जैसा उर्वरक होगा उस हिसाब से हमें इसकी जो एप्लीकेशन है, अप्लाई है, वो करना होगा। अब देखिए, सबसे पहला जो तरीका है यहाँ पे बुआई से पूर्व या बुआई के साथ, बुआई से पूर्व या बुआई के साथ। अब देखिए, आप यहाँ इमेज देख पा रहे होंगे। ये इमेज तो केवल हमने ब्रॉडकास्टिंग के लिए लगा रखा है, यहाँ पे आपको दिखाने के लिए कि इस प्रकार से हम ब्रॉडकास्ट करते हैं, यानी कि प्रसारण विधि के द्वारा हाथ से फेंकने वाली जो विधि है उसे प्रसारण विधि बोलते हैं, ब्रॉडकास्टिंग मेथड बोलते हैं। बेशल इससे रिलेट नहीं करता। बेसल का अर्थ होता है कि जब हम बुआई कर रहे हैं तब हम डाल सकते हैं बीज के साथ, या बुआई से पूर्व हम अपने खेत में मिक्स कर सकते हैं उर्वरकों को, उसे हम बोलते हैं बुआई से पूर्व उर्वरकों का खेत में लगाना या फिर बेसल एप्लीकेशन। जैसा कि आप लोगों ने देखा ही होगा यार, जब आप आलू वगैरह करते हो तो आलू बोने से एक दिन पहले अपने खेत में डाई डालते हो, अगर आप जिंक जो भी डालते हो ना, उर्वरक मिक्स करते हो ना, उसी प्रकार से है। और अगर हाँ, जब भी आप गेहूं बोते हो तो गेहूं के साथ में आप डीएपी डालते हो डीएपी, तो वो आपका बाद का हो जाता है। ये बेशल है, वो बाद का है। तो चलिए बात करते हैं कैसे कैसे है। तो यहाँ ये जो है ब्रॉडकास्टिंग है। ब्रॉडकास्ट में हाथ से फेंक करके खेत में डाला जाता है, ठीक है। मुख्य रूप से अनाज की फसलें हैं और भी फसलें होती है कुछ, उनमें फसलें जब तक छोटी होती हैं तब तक हम फेंक के डाल सकते हैं, बड़ी होती है तो फिर हमें पानी के साथ में उनमें घोल लगाना पड़ता है। ये तो देखो खड़ी फसल की बात कर रहा हूं मैं, पानी में घोल लगाना पड़ता है जब हमारी फसल थोड़ी बड़ी हो जाती है तब। नहीं, अगर हमारी फसल छोटी है तो फेंक के डाल सकते हैं। और यहाँ ब्रॉडकास्टिंग की बात हो रही थी तो आपको मैंने बताया, बुआई से पूरा अपने खेत में फेंक दीजिए, या बीज और डीएपी जो भी आपका उर्वरक है दोनों को मिक्स कीजिए, अपने खेत में हाथ से फेंक दीजिए। यानी कि बीज है आपके पास जो भी आप बोना चाहते हैं, गेहूं बोना चाहते हैं, और डाई आपके पास है, तो डीएपी और गेहूं दोनों को मिक्स कर लीजिए, ठीक है। फिर अपने खेत में ब्रॉडकास्ट कर दीजिए, फेंक दीजिए, फिर उसके बाद ट्रैक्टर से जुतवा दीजिए या खुरपी से मिला दीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार की जो लगाने की विधि है, एप्लीकेशन मेथड है, वह ब्रॉडकास्टिंग मेथड है, यानी प्रसारण विधि है। तो देखिए, नेक्स्ट जो मेथड है एप्लीकेशन करने का वह है लाइन में बुआई। देखिए यहाँ क्या करते हैं, या तो आप अपने जो भी आपके पास उर्वरक है और बीज है दोनों को मिक्स कर लीजिए, देन लाइन अपने खेत में जो भी है आप या तो ट्रैक्टर के थ्रू लाइन चलती है, या फिर आपका जो पुराने जमाने में हल होते थे ना, हाथ से चलाने वाले, बैल से चलते थे, उनको आप चलाइए आगे आगे, पीछे हाथ से डालते चलिए जो हमारा उर्वरक है उसे, ठीक है। हल आगे चल रहा है और आपके जो हाथ से आप डाल रहे हैं वो पीछे डाल रहे हैं, यानी बिहाइंड द प्लाउ। जो हमारा प्लप है, हल है, उसके पीछे पीछे आप हाथ से दोनों चीज डाल दीजिए। या फिर एक व्यक्ति बीज डाल रहा है, एक व्यक्ति आपका खाद डाल रहा है। इस प्रकार से आप यहाँ पे प्लेसमेंट कर सकते हैं अपने खाद और बीज का एक साथ, ठीक है। जिससे होता क्या है कि पौधों को प्रारंभिक पोषण मिलना स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ देख सकते हैं आप, ये पिक्चर में क्या है, देखो पिक्चर में ऐसे तो मैंने आपको समझाने के लिए लिख रखी है, लाइन में डाला है ना, इसलिए ये थोड़ा सा अलग ही इमेज होनी चाहिए, क्योंकि हल्के पीछे डालने वाली हमें इमेज मिली नहीं थी, इसीलिए हमने इसे डाला।
हाँ, वो थी सीड ड्रिल, सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल मशीन जो होती है ना, खेत में जो बीज बोते हैं ना, गेहूं बोते हैं, चना बोते हैं, वो वाली मशीन थी। उसमें दोनों चीज डल जाती है, एक में डीएपी भर दीजिए, एक में बीज डाल दीजिए, उसमें दोनों चीज डल जाती है। तो वही मेथड है, वो लाइन में तो डालते हुए जाते हैं, लाइन में, पूरे खेत में प्रसारण नहीं हो रहा है, लाइन में डालती हुई जा रही है। तो इस प्रकार से आप इसे रिलेट करके समझ सकते हैं। देखो टॉपिक एग्रीकल्चर के बहुत इजी होते हैं, शब्द को समझ गए तो आप समझो बहुत कुछ समझ गए। अब देखो आगे देखते हैं, आगे क्या है। बुआई के बाद, जैसे हम टॉप ड्रेसिंग बोलते हैं, बेसल एप्लीकेशन तो हमारा बुआई से पहले था, और बुआई के बाद जो है टॉप ड्रेसिंग है। क्या है? टॉप ड्रेसिंग। शीर्ष ड्रेसिंग जिसे बोलते हैं, टॉप ड्रेसिंग बोलते हैं। फसल की वृद्धि के दौरान उर्वरक को फसल के ऊपर या पौधों के नजदीक प्रसारित करने का जो तरीका है उसे हम टॉप ड्रेसिंग बोलते हैं। जैसे कि यहाँ मैंने आपको ये जो पिक्चर दिखाई है, टॉप ड्रेसिंग की यही है, क्योंकि फसल उगने के बाद हम खाद दे रहे हैं, और ये भी हमारी टॉप ड्रेसिंग में ही आएगी। फसल उगाई है उसके बाद हम उर्वरक डाल रहे हैं, और ये भी हमारी टॉप ड्रेसिंग में ही आएगी। फसल उगने के बाद जो भी फर्टिलाइजर हम अपने खेत में डालते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम टॉप ड्रेसिंग बोलते हैं। और फसल बोने से पहले जितनी हम क्रियाएं करते हैं अपने खेत में खाद डालने की, उन्हें बेसल कहते हैं, बेसल डोज या बेसल एप्लीकेशन। देन अगला जो तरीका है पत्तियों पर उर्वरक छिड़काव, फोलियर एप्लीकेशन। यहां हम फोलियर जो स्प्रे है ये करते हैं पर्णीय छिड़काव, यानी पत्तों पर जो उर्वरक होते हैं उनका घोल बना करके छिड़काव करते हैं स्प्रे मशीन से। ठीक, यह विधि उन पोषक तत्वों के लिए उपयोग की जाती है जिनकी कमी होती है और जिन्हें सीधे पत्तियों द्वारा अवशोषित किया जा सकता है। आप यहाँ पे अभी तो नैनो यूरिया आने लगा है, नैनो डीएपी आने लगी है, तो इन्हें तो आप ऊपर से स्प्रे करके दे सकते हैं। यदि आप पुराना वाला जो यूरिया है जो कि हमारा क्रिस्टलाइन फॉर्मेट में आता है, उसे अगर आप घोल के लगाओगे ना तो पत्तियों को जला देगा वो। लेकिन नैनो यूरिया जो है वो इस हिसाब से बनाया गया है, नैनो डीएपी भी इस हिसाब से बनाई गई है कि आप उसे ऐसे लगा सकते हैं छिड़काव करके। जैसे ये आप देख सकते हैं, ये हमारे जो स्प्रे मशीन है इसमें घोल लिया है और इसके बाद हम स्प्रे कर रहे हैं। ठीक, देन अगला मेथड है उर्वरक की ड्रिप विधि, यानी फर्टिगेशन। ड्रिप इरिगेशन या ड्रिप फर्टिगेशन यहां समझ लेते हैं। उर्वरकों को सिंचाई के पानी के साथ मिलाकर पौधों की जड़ों तक पहुंचाना। जैसे कि ड्रिप आपकी समझ में आता होगा, एक पाइप होता है, उसमें नोजल्स लगे होते हैं, उन नोजल्स जो होते हैं जहां हमारा पौधा है वहीं कट होते हैं, वहीं चलते हैं। जैसे कि ये है तो इसका यहाँ पर है, तो यहाँ खाद और पानी का दोनों मिक्स वाला जो पानी है इसमें चल रहा है इरिगेशन के लिए। तो आप यहाँ से नोजल को ओपन करेंगे तो पूरा का पूरा ऑटोमेटिक होता है, सेंसर्स लगे होते हैं। मेन चैनल को ओपन करोगे तो पूरे पाइप में पानी चला जाएगा, धीरे 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 रिस रिस कर यहाँ पर गिरेगा ड्रिप के थ्रू, और जो पेड़ है हमारा वहां खाद और पानी दोनों एक साथ पहुंच जाएंगे, उर्वरक और पानी एक साथ पहुंच जाएंगे, जिससे हमारा पौधा जो है आसानी से उर्वरक को भी ग्रहण कर लेगा और पानी को भी ग्रहण कर लेगा, जिससे उसे अच्छा पोषण मिलेगा। तो समझ में आया ना ये क्या मैंने बताया आपको, ड्रिप फर्टिगेशन या फर्टिगेशन। देन गड्ढे में उर्वरक डालना, बेंड प्लेसमेंट। बेंड प्लेसमेंट देखो मैं बताता हूँ, उर्वरक को बीज या पौधों की पंक्तियों के किनारे गड्ढे में डाला जाता है, यानी कि जो भी हमारा बीज हम लगा रहे हैं गड्ढा खोद के तो वहां उसमें डाल लेंगे, या पौधों की पंक्तियां जो हैं उनके किनारे जो गड्ढे होते हैं उनमें डालेंगे जो पौधे हम लगाना चाहते हैं। और या फिर जो भी पौधे हमने लगाए हैं, ये पौधा हमने लगाया है, इस पौधे के चारों ओर डालेंगे जो भी गड्ढा है वहां पर उसमें। ठीक है, जो भी रिंग हमने बनाई है उसमें। इससे उर्वरक सीधे पौधों की जड़ों तक पहुंचता है और पौधों को अत्यधिक पोषण जो है उपलब्ध कराता है। जैसा यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमारी कुछ फसलें हैं, उनकी जड़ के पास आसानी से दिया जा रहा है। देन अगला है मृदा में उर्वरक का गहरा लगाना, डीप प्लेसमेंट, गहरा लगाना। देखो गहरी जुताई, डीप प्लोइंग। उर्वरक को मिट्टी की गहरी परतों में डाला जाता है। देखो इसके लिए आप लोग, वैसे तो ये वाला सिस्टम है इस मशीन के थ्रू डीप हम डाल सकते हैं, लेकिन देखो यहाँ करना क्या है, अगर आप अपने खेत में फसल बोने से पहले लगा रहे हैं तो आप जब भी यूरिया डाल, जो भी खाद है अपने खेत में उर्वरक है वो डाले हैं, मिक्स मतलब फेंके हैं, उसके बाद उन्हें इतना जोती है कि वो डीप चले जाए, बहुत गहरे चले जाए, तो उसे कहते हैं डीप प्लेसमेंट। और ये जो मेथड है भाई सब, यहाँ इसमें जो खाद है वो साइड से डालते रहते हैं, एक हाथ से इसमें खाद डालेंगे और इसे मतलब इसे प्रेस करेंगे, प्रेस करने के बाद ये यहाँ पे खाद नीचे गिर जाता है। तो ये मेथड भी डीप प्लेसमेंट का है। देन पंक्तियों के बीच उर्वरक डालना होता है, जो भी पंक्तियां होती है साइड ड्रेसिंग जिसे बोलते हैं, साइड ड्रेसिंग। उर्वरक को फसलों की पंक्तियों के बीच डाला जाता है जिससे पौधों को बढ़ते समय अतिरिक्त पोषण मिल जाता है। ठीक,
तो चलिए दोस्तों अब जान लेते हैं उर्वरक मिश्रण या फर्टिलाइजर मिक्सचर होता क्या है और इसे तैयार करने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए दोस्तों, पहले मैं आपको बता दूं, विभिन्न प्रकार की फसलें हमारे संसार में उपलब्ध हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की जो है क्रॉप्स हमें मिल जाती हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की जो क्रॉप है उनकी आवश्यकताएं अलग अलग होती हैं फर्टिलाइजर की। तो हमें फर्टिलाइजर मिक्सचर जो है उनकी आवश्यकताओं के अनुसार ही बनाना होता है। ठीक, अब देखिए, ये जो फर्टिलाइजर मिक्सचर है, उर्वरक मिश्रण है, इसे तैयार करने के लिए हमें निम्नलिखित चरण या परिकलनों का पालन करना पड़ सकता है। परिकलन का अर्थ होता है कैलकुलेशन और चरणों का अर्थ होता है स्टेप्स। देखिए, सबसे पहला जो स्टेप की हम बात करें तो स्टेप है हमारा मृदा परीक्षण। देखिए, कोई सी भी क्रॉप आपने खेत में लगाई है, सबसे पहले आप सॉइल टेस्टिंग कराइए, अपनी मृदा का परीक्षण कराइए। देन आपको लेवल ज्ञात हो जाती है कि आपकी सॉइल में किस प्रकार के कितने अमाउंट में फर्टिलाइजर्स या जो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट है अवेलेबल है। देन उस हिसाब से आप जो भी उर्वरक दे रहे हैं मिक्सचर करके या डायरेक्टली सिंगल फर्टिलाइजर दे रहे हैं तो आप दे सकते हैं। ठीक है, जो भी आपकी फसल की आवश्यकताएं हैं उस हिसाब से। अब देखिए, फसल की आवश्यकताएं या क्रॉप रिक्वायरमेंट क्या है, तो आप जानते ही हैं फसल जो होती है हमारी, उन्हें मुख्य रूप से जो 3 प्रमुख पोषक तत्व हैं उन्हीं की आवश्यकता होती है, जिनका नाम एनपीके है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम है। इसके अलावा सूक्ष्म पोषक तत्व भी होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट भी होते हैं, कैल्शियम, जिंक और हमारी मैग्नीशियम, बोरॉन और भी कई सारे होते हैं। तो ये भी हमें देने पड़ते हैं आवश्यकता के अनुसार। अब देखिए, हमने सॉइल टेस्टिंग करा ली। अब क्रॉप रिक्वायरमेंट्स क्या रहती है, एक जनरल रिकमेंडेशन है। ये क्या है, जनरल रिकमेंडेशन है कि आपको यदि आपकी सॉइल में एनपीके का रेशियो नहीं, मतलब जो भी रिक्वायरमेंट है नहीं पता है, आपने सॉइल टेस्ट नहीं कराई है, तो आप ये एक जनरल रिकमेंडेशन जो है इसे यूज कर सकते हैं। जैसे धान के लिए 100 से 150 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर आप नाइट्रोजन डालेंगे और फास्फोरस 40 से 60 किलोग्राम डालेंगे। ऐसे ही यहाँ पे पोटेशियम है, इसे 40 से 60 किलोग्राम देंगे। और हाँ, इसकी हाफ डोज जो है आप बेसल डोज में देंगे, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया, बेसल डोज में इसका हाफ डालेंगे। ठीक, और ये आप पूरी डाल सकते हैं। ठीक, बेसल में हाफ नाइट्रोजन डालेंगे, देन आधी नाइट्रोजन जो है आप, जब आपकी फसल अच्छी तरह से रुक जाए और अच्छी तरीके से खड़ी हो जाए, देन आप आधी जो भी बची हुई है उसे 2 भागों में विभक्त करके डालेंगे। यानी कि एक आप यहाँ पे देंगे, देखो धान की बात हो रही है तो आप पहली आप इसमें 1 महीने जो 30 दिन का हमारा क्रॉप हो जाती है ट्रांसप्लांटिंग के बाद में, तो आप दे सकते हैं। देन जब आपकी टिलरिंग होती है ना, उस समय दीजिए। तो वो ये 2 कंडीशंस में आप यहाँ पे जो नाइट्रोजन है इसे डिवाइड करके दे सकते हैं। और ये तो आपको पहले ही स्टार्टिंग में डालनी होती है, जब भी आप दे रहे हैं बेसल डोज में। अगर दे रहे हैं तो बेसल डोज में आप दोनों को डाल सकते हैं। ऐसे ही गेहूं में है, गेहूं में 120 से 150 किलोग्राम आपको नाइट्रोजन देनी होती है। ये दोनों आपके यहाँ पे दे रखी है। ये 60 से 80 किलोग्राम आपको फास्फोरस है, 40 से 60 पोटेशियम है। अब हाँ, वही है भैया, देखो बेसल डोज में आधी हम नाइट्रोजन देते हैं, देन बची हुई नाइट्रोजन को हम इसमें गेहूं में सीआरआई स्टेज पे देते हैं, यानी पहली सिंचाई जो करते हैं हम लोग उस स्टेज पे देते हैं। आधा बचा हुआ है, देखो अगर हम 100 ले रहे हैं तो 50 किलो तो हमने बेसल में दे दिया। ठीक है, अब बचा हुआ जितना भी हमारा, उसका आधा जो है हमने सीआरआई पे दे दिया, आधा जो है टिलरिंग पे दे दीजिए आप। नहीं तो टिलरिंग पे आप नहीं दे रहे हैं तो आप इसे लेट ज्वाइनिंग पर भी दे सकते हैं। ठीक, ये कुछ स्टेज होती हैं। जब मैं क्रॉप पढ़ाऊंगा ना, धान की क्रॉप, गेहूं की क्रॉप, मक्का की क्रॉप, गन्ना, मूंगफली, ये पढ़ाऊंगा ना, जब बताऊंगा मैं आपको। मक्का में भी ऐसे ही होता है एनपीके, आप देख सकते हैं, गन्ने में भी ऐसे ही है, मूंगफली में भी ऐसे ही है। उर्वरक मिश्रण तैयार करने के लिए कुछ कैलकुलेशन हमें करनी पड़ सकती है। तो कैलकुलेशन कैसे करते हैं जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें जानना होगा कि किस उर्वरक में कितने प्रतिशत कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है। जैसे कि यूरिया में हमारा 46% नाइट्रोजन पाया जाता है और सिंगल सुपर फास्फेट में 16% P2O5 पाया जाता है। ठीक, म्यूरेट ऑफ पोटाश में आपका K2O जो है 60% पाया जाता है। तो MOP में हमारा 60% पाया जा रहा है पोटाश, और सिंगल सुपर फास्फेट में हमारा 16% फास्फोरस पाया जा रहा है। अब इस हिसाब से हमें जो कैलकुलेशन है वो करनी होती है। देखिए कैसे करते हैं कैलकुलेशन, ये हमें कोई उदाहरण दे रखा है। क्या दे रखा, उदाहरण दे रखा है कि यदि 1 हेक्टेयर में, 1 मिनट, यदि 1 हेक्टेयर में धान की फसल के लिए 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम हमारी P2O5 और 60 किलोग्राम K2O की आवश्यकता है। यानी ये हमारी N है, ये P है और ये K है। ठीक, ये P है, ये K है। अब ये हमें वैल्यूज दे रखी है कि 120 किलोग्राम नाइट्रोजन देनी होगी और 60 किलोग्राम हमें P2O5 देना होगा और 60 किलोग्राम हमें K2O देना होगा। अब देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे इसे। तो कैलकुलेट करने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं,
देखिए दोस्तों, ये जो उदाहरण है ये आप हमें करके बताएंगे और ये उदाहरण जो है हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं, ठीक है। ये सॉल्व है और इसे सॉल्व करके आप बताएंगे, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे, नहीं तो मैं बताऊंगा भी थोड़ी देर में। पहले इसे देख लेते हैं, ठीक। अब देखिए हमने ज्ञात तो कर लिया, नाइट्रोजन में कितना था 16% था, सॉरी 40% था, 46%। और हमारा P2O5 में कितना था, P2O5 में हमारा 16% था और MOP में हमारा 60% था। अब इस हिसाब से हमें चलना है, ठीक। जो कैलकुलेशन करने के लिए एक फॉर्मूला है जो कि ये लिखा हुआ है, अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर का हमें ज्ञात करना है, कितना हमें उर्वरक देना है। तो इसके लिए रिकमेंडेड रेट, किस रेट से हम जो खाद है उर्वरक है अपने खेत में डाल रहे हैं, और मल्टीप्लाई करते हैं एरिया में, कितने एरिया में डाल रहे हैं। अगर 2 हेक्टेयर एरिया है तो यहाँ 2 लिखेंगे, यदि 1 है तो यहाँ 1 लिखेंगे, और 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक। यहाँ पे लास्ट में परसेंटेज जैसे करते हैं ना, और नीचे हम परसेंटेज लिखते हैं कि किस फर्टिलाइजर का हम यूज कर रहे हैं और उसमें कितने प्रतिशत जो है न्यूट्रिएंट अवेलेबल है। जैसे कि हमारे पास नाइट्रोजन है, ऊपर वाले प्रश्न को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, 120 है, ठीक, 120, ओके। अब हमारे पास 46% तो इसमें क्या था, नाइट्रोजन थी, ओके। अब ये परसेंटेज हटाने के लिए हमें यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक, कर दिया। यहाँ पे यदि 1 हेक्टेयर के लिए हम ले रहे हैं तो यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पर हमारा जो भी फर्टिलाइजर है उसे निकाल रहे हैं, अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर जो भी है उसे ज्ञात कर रहे हैं। अब ये हमें कैलकुलेशन करनी होती है यहाँ पर, ठीक, ये कैलकुलेशन हमें करनी होती है। अब देखिए कैलकुलेशन कीजिए, किस प्रकार से कैलकुलेशन करते हैं, आपको आती ही होगी, नहीं आती है तो देख लेते हैं। आप देखो यहाँ पर आपको इसमें ऐसे इन दोनों को आपको डिवाइड करना होगा, ठीक है, डिवाइड कर लीजिए। देखो बेसिक से आप करके देखिए, 2 से करके देखिए पहले, फिर और बड़ी से करके देख लो, ठीक है, धीमे 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 करके देखिए। और हम इसे करके बता देते हैं आपको। यहाँ पर देखो 2 से अगर देंगे तो 23 आएगा यहाँ पर, और यहाँ दोगे तो 60 आ जाएगा। अब दोनों का मल्टीप्लाई हम कर लेते हैं, ये 23 है और ये 60 है। अब इनका हम कर देते हैं तो ये यहाँ पर हमारे 6000 हो जाते हैं, और ये नीचे हमारा 23 आ रहा है। अब देखो इन दोनों को आपको काट लेना है, काटने के लिए आप कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप खुद इसे काट सकते हैं। और कैसे काटेंगे इसका जो राइट आंसर है वो आप हमें बताएंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ऐसे ही है SSP, ये तो मैंने ऊपर वाले के लिए बताया, और हाँ ये मैंने आपको सिंपल तरीके से बता दिया है किस प्रकार से आपको निकालना है, ठीक। नाइट्रोजन का आपको कैलकुलेशन डायरेक्ट करके बतानी है, और इनका आपको इनकी भी कैलकुलेशन करनी है, ये आपको मैंने जैसे बताया है वैसे ही करनी है। यानी 60 यहाँ पर इतना है और जितना भी परसेंटेज है वो ये नीचे लगाना है, देन मल्टीप्लाई करके आपको आंसर यहाँ पे कैलकुलेशन करके आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में डालना है कि N इतनी चाहिए होगी, P इतनी चाहिए होगी, K इतनी चाहिए होगी, किसके लिए, इस उदाहरण के लिए, ठीक। और ये वाला जो उदाहरण है, एग्जाम्पल है, ये तो सॉल्व्ड एग्जाम्पल है। जैसे कि यहाँ पर ये जो यूरिया हमें दिया था, यानी नाइट्रोजन हमें दी रखी थी 100 थी। अब इसमें हमें ज्ञात करना है कितने अमाउंट, मतलब कितने केजी हमें यूरिया चाहिए होगा जब इतनी जो है 100 में, मतलब 100 में जो नाइट्रोजन है 100 केजी वो पहुंचेगी हमारे खेत में, ठीक। तो हमें इतने केजी जो है यूरिया अपने खेत में डालना होगा, तब हमारे खेत को 100 केजी नाइट्रोजन प्राप्त होगी। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 100, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 100 और अपॉन में 46 लगा हुआ है। अब 1 हेक्टेयर के लिए है, इसीलिए इन्होंने 1 को व्यक्त नहीं किया है, नहीं तो आप 1 को भी यहाँ लिख सकते हैं, ठीक। कैलकुलेशन कर दिया है इस प्रकार से, यहाँ पे इतना अमाउंट चाहिए होता है, और ये भी ऐसे ही कैलकुलेशन किया है, ठीक। और ऐसे ही कुछ क्वेश्चन आप खुद भी लगा सकते हैं, और लगाने के लिए अगर आपको क्वेश्चन चाहिए तो चलिए आपको यहीं पे कुछ क्वेश्चंस दे देते हैं लगाने के लिए। जैसे कि देखो आपको परसेंटेज तो यही लेनी है, ऊपर वाली जो यहाँ पे लिख रखी है ना, ये वाली, यही आपको यूज में करनी है, ठीक है। 46, 16, 60 यही आपको प्रयोग में लानी है। यहाँ पर देख देते हैं आपको कुछ क्वेश्चंस। 100, अरे भैया 1 मिनट, चलो टाइप करके वैसे दे देते हैं आपको, है 100 और रेशियो आप 60 ले सकते हैं और 80 कर दीजिए, ठीक है। ये आपका केजी प्रति हेक्टेयर का है, ओके। ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 1 है, ठीक। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन आपको लगाना है। और दूसरा क्वेश्चन है हमारा, यहाँ आपको कोई भी क्रॉप दी गई है तो उसके लिए आपको यहाँ पे दिया गया है कि आप यहाँ पे 120 केजी जो है नाइट्रोजन यूज करेंगे, देन आप यहाँ पे 45 केजी जो है P यूज करेंगे, यानी फास्फोरस यूज करेंगे, और यहाँ पर 65 केजी आप जो है ना यहाँ पर पोटेशियम यूज करेंगे। तो इस प्रकार से आपको ये 2 क्वेश्चंस जो है लगाने हैं और इनके आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बता देने हैं, ओके। ये 2 क्वेश्चन आप लगा लीजिएगा और इनके आंसर जो है हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये 2 क्वेश्चन आपके घर के लिए हैं।
तो चलिए यहां से अब नीचे की तरफ चलते हैं। नीचे क्या लिख रखा है, तो यहाँ लिख रखा है उर्वरक मिश्रण तैयार करें। तो कैसे करें भाई, देखो अब हमारे पास जो हमें जरूरत थी मिश्रण बनाने के लिए वो मिल चुकी है। 260.87 kg यूरिया मिल चुका है और इतने 375 kg हमें एसएसपी और 100 किलो हमें एमओपी मिल चुकी है। अब ये कहां से मिली है आप पूछोगे मुझसे, तो ये यहाँ से नहीं मिली है गुरु, ये मिली है हमें ऊपर वाले उदाहरण से। इस वाले उदाहरण की वैल्यूज है, तो ये वाले उदाहरण की जो वैल्यूज है वो नीचे आ गई, ये वाले। ठीक, अब मिश्रण के अनुपात का निर्धारण करना है, डिटरमाइनिंग द प्रोपोर्शन ऑफ मिक्सचर। देखिए मृदा परीक्षण, फसल की आवश्यकताओं के आधार पर मिश्रण के अनुपात का निर्धारण करें, इसे खेत में समान रूप से प्रसारित करें। देखिए यो हमने बना लिया, सारा मैटर हमें मिल चुका था। इतने केजी यूरिया, इतने केजी हमें एसएसपी और इतने केजी एमओपी मिल चुकी थी। इनको तीनों को हमने मिक्स कर लिया एकदम अच्छी तरीके से। देन हमें अपने खेत में प्रसारित करना है, फैलाना है। ठीक, और अन्य आवश्यक सूचनाओं में अगर आपको देखना है, अन्य आवश्यक सूक्ष्म तत्व है दोस्त, सूचना ही नहीं है, सूक्ष्म पोषक तत्व, माइक्रो न्यूट्रिएंट की बात हो रही है यहाँ पे। देखो कभी कभी सूक्ष्म पोषक तत्वों की भी आवश्यकता होती है, जैसे जिंक, आयरन, मैग्नीज, बोरॉन और भी कई सारे हैं उनकी, तो इन्हें भी मिश्रण में शामिल किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू सॉइल टेस्टिंग और फसल की आवश्यकता के अनुसार। मिश्रण की तकनीक एंड मिक्सिंग टेक्निक्स हैं कुछ यहाँ पर। उर्वरकों को अच्छी तरह मिलाएं ताकि सभी पोषक तत्व जो है समान रूप से वितरित हो सके, और इसके लिए आप मिक्सचर या हाथ से भी मिला सकते हैं। हाथ से मिलाने के लिए आपको ग्लव्स पहनने होंगे, नहीं तो आप मिक्सर का यूज कर सकते हैं। अच्छी तरीके से इन्हें मिलाने ना है, मिलाने के बाद आपको जिस भी माध्यम से अपने खेत में प्रसारित करना है, ब्रॉडकास्ट करना है, बेसल डोज में देना है या लाइन प्लेसमेंट करना है, जो भी करना है आप टॉप ड्रेसिंग करना है, कर सकते हैं। ठीक है, और सारी चीजें आपको पता चल चुकी है किस प्रकार से करना है। ठीक है, तो ये अध्याय जो था चैप्टर नंबर 3 यानी अध्याय 3 खत्म हो चुका है। यहाँ पर लेक्चर नंबर 5 एंड लेक्चर नंबर 6 में हमने इस चैप्टर को खत्म कर दिया है, 2 लेक्चर्स में ही, ओनली 2 लेक्चर्स में यह चैप्टर फिनिश हो चुका है, खाद तथा उर्वरक। अब नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा चैप्टर नंबर 4 नेक्स्ट वीडियो में आएगा, नेक्स्ट लेक्चर में आएगा, यानी लेक्चर नंबर 7 में। अब देखिए दोस्तों, यदि इस चैप्टर में, इस अध्याय में आपको कोई भी क्वेरी रही हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बेझिझक पूछ सकते हैं, और हमें आप लोग इंस्टाग्राम पर भी मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक, आपकी पूरी सहायता की जाएगी दोनों जगह पर। लेकिन आपको जो इंस्टाग्राम पर मैसेज करेंगे, पहले आपको फॉलो करना होगा, उसके बाद मैसेज करोगे तभी मैसेज आएगा, अन्यथा मैसेज नहीं आएगा मेरे पास। ठीक है, और आपको मैसेज में पूरा मैसेज टाइप करना है, क्योंकि आप सिंगल मैसेज ही मेरे को भेज सकते हैं, उसमें मल्टीपल मैसेज जो है वो आप नहीं भेज सकते। जब मैं आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लूंगा तब आप मल्टीपल मैसेज जो है भेज सकते हैं, चैट कर सकते हैं मेरे साथ। एक सिंगल चैट आपको पूरी तरह से, मतलब सिंगल मैसेज भेजना है, पूरी तरह से आपका जो भी क्वेरी है समझाने की कोशिश करनी है, देन आपको वह मैसेज मुझे भेजना है। तो चलिए दोस्तों, इस प्रकार से ये हमारा चैप्टर जो है फिनिश हो चुका है। ठीक है, अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, अध्याय 4 में, और वहां हम आपसे नई नई चीजों के बारे में वार्तालाप करेंगे और नए जो टॉपिक्स हैं हमारे सिलेबस के उन्हें पढ़ने की कोशिश करेंगे। एक बार सिलेबस वाली जो वीडियो है लेक्चर नंबर 1 उसे जरूर देख लीजिएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा किस हिसाब से हमारी वीडियोज आने वाली हैं। ठीक, तो आशा करते हैं सारे मैटर सॉल्व हो गए होंगे। ठीक है, अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।